हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज रॉकेट। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट 2, चिल्ड्रन विद सेंसरी एंड स्पीच डिसएबिलिटीज़ ऑफ BES 1 to 8, जो नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। तो आज हम इसमें सेकेंड यूनिट देखने वाले हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली फ्रेंड्स, व्हाट इज़ इम्पेयरमेंट। देखिए, इम्पेयरमेंट होता क्या है? द स्टेट ऑफ हैविंग a physical or mental condition which means that part of your body or brain doesn't work properly। कोई ऐसी स्टेट जहाँ पे हमें फिजिकली या मेंटली ये हो रहा हो कि हमारा कोई बॉडी पार्ट जो है वो सही से काम नहीं कर रहा, चाहे वो ब्रेन का हो चाहे वो ओवरऑल बॉडी का हो। तो WHO डिफाइन करता है इम्पेयरमेंट एज एनी लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो फ्रेंड्स, 3 टाइप की यहाँ पे दिखाई हुई हैं इम्पेयरमेंट्स। विजुअल इम्पेयरमेंट्स जो देखने से रिलेटेड है, हियरिंग इम्पेयरमेंट जो सुनने से रिलेटेड है, स्पीच इम्पेयरमेंट जो बोलने से रिलेटेड है। तो सबका नेचर, नीड, असेसमेंट, इंटरवेंशन और टीचिंग स्ट्रेटेजीज हम देखने वाले हैं। तो फर्स्टली, विजुअल इम्पेयरमेंट्स मीन्स दैट अ पर्सन's eyesight cannot be corrected to a normal level where the eye does not see object as clearly as usual। तो फ्रेंड्स, जब एक पर्सन को आई साइट से प्रॉपरली ना दिखे, एक नॉर्मल लेवल वाला ना दिखे, तो जहाँ पे ये चीज़ आ जाती है वो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं। अकॉर्डिंग टू LI 2004 में, विजन इज इंटीमेटली इन्वॉल्व विथ 70% to 80% ऑफ ऑल टास्क दैट अकर इन आवर एजुकेशनल प्रोग्राम। देखिए, हमारे 70 से 80% जो काम है वो हमारी आइज से होते हैं। सेंस ऑफ जो 5 सेंस हमारे में, उसमें से मेन इंपॉर्टेंट जो आइज़ है उससे, इसलिए हम कह सकते हैं कि 80 to 90% ऑफ हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम अपना विजुअल सेंसरी ऑर्गन यानी कि आई, इससे गेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, इसका फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं है यहाँ पे ये है कि इससे क्या क्या दिक्कत आ रही है। लॉस ऑफ सेंट्रल विज़न, मतलब इसमें क्या क्या टाइप्स आ जाते हैं, जैसे कि सेंट्रल विज़न का लॉस हो जाना, पेरिफेरल विज़न का लॉस हो जाना, ब्लर्ड आइज़ हो जाना, ब्लर्ड विज़न हो जाना, एक्सट्रीम लाइट सेंसिटिव, मतलब लाइट सेंसिटिविटी एक्सट्रीम पे ना सहन कर पाना, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाना। तो ये काफ़ी सारी जो हमारे विजुअल इम्पेयर्ड के अंदर आ जाते हैं, काफ़ी टाइप्स हैं। लेकिन इनका जो असेसमेंट है वो हम 2 तरीके से कर पाते हैं, एक क्लिनिकल असेसमेंट और दूसरा है फंक्शनल असेसमेंट। देखिए, क्लिनिकल असेसमेंट और फंक्शनल असेसमेंट क्या होता है। फर्स्टली, क्लिनिकल असेसमेंट, जब असेसमेंट को डन किया जाता है बाय एन आई डॉक्टर विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन्स, तो उसे हम बोलते हैं क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ विज़न। लेकिन जब असेसमेंट विजुअल टास्क पे बेस होता है किसी, तो उसे हम बोलते हैं फंक्शनल असेसमेंट ऑफ विज़न। तो ये 2 असेसमेंट थे। उसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। कैसे पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है वो विजुअली इम्पेयर्ड है? तो कुछ फ्रीक्वेंट वाटरिंग होगी आइज़ में, फ्रीक्वेंट रेडनेस या इन्फ्लेम्ड आइज़ हो जाएंगी, डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस होगी अगर छोटे छोटे प्रिंट्स पढ़ने हैं तो, या फिर आइडेंटिफाई करना माइन्यूट डिटेल्स इन पिक्चर या इलस्ट्रेशन। आफ्टर दैट, कंप्लेंट्स ऑफ डिजीनेस आफ्टर कंप्लीटिंग अ विजुअल टास्क लाइक रीडिंग वगैरह के बाद, जो कई बार धुंधलापन सा आ जाता है ड्राइंग या राइटिंग के बाद भी। फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स की भी हेडेक है या आई इन्फेक्शन है। डिफ़िकल्टीज़ इन कोऑर्डिनेटिंग बोथ द आइज़, दैट इज़ अ टेंडेंसी टू यूज़ वन आई मोर देन द अदर। कई बार आपने देखा होगा, एक आई से कई को क्लियर नहीं होता तो वो बंद करके दूसरी आँख से सारा कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या टीचिंग स्ट्रेटजीज़ और इंटरवेंशन होती है ऑफ चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स, तो ये हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिखा रखा है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई पर्सन विजुअली इम्पेयर्ड है तो आप वहाँ पे सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल या फिर रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड्स, इंटरप्रिटेशन, मतलब और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप उसमें यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, फर्स्टली सेंस ऑफ हियरिंग क्या है? सेंस ऑफ हियरिंग है कि अवेयरनेस और अटेंशन होना साउंड की तरफ, रिस्पॉन्स होना एक स्पेसिफिक साउंड की तरफ, साउंड को डिस्क्रिमिनेट कर देना, उनकी रिकॉग्निशन करना, किसी वर्ड को रिकग्नाइज करना, कनेक्टेड स्पीच से इंटरप्रेट करना, सिलेक्टिव लिसनिंग टू वर्बल इंस्ट्रक्शन, ये नॉलेज होनी चाहिए, ऑडिटरी प्रोसेसिंग और लिसनिंग फॉर लर्निंग होना चाहिए। उसके बाद देखिए, सेंस ऑफ स्मेल है। सेंस ऑफ स्मेल में क्या होता है
कि स्मेल जो है एक सेंसिबल क्लू है किसी भी ट्रैवलर के लिए। जैसे आपने देखा होगा कई बार हम कहीं से जाते हैं तो कोई बैड स्मेल आ जाती है, स्मेल ऑफ स्मोक आ जाती है किसी केमिकल इंडस्ट्री से, स्मेल ऑफ फ्लावर आती है फ्रॉम ए गार्डन, स्मेल ऑफ गटर भी कई बार आपने सुनी होगी कि गंदी सी स्मेल आ रही है वो चीज़, स्मेल ऑफ किचन भी आ जाती है, कुछ मसालों की महक। तो ये सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं सेंस ऑफ स्मेल वाले। आफ्टर दैट देखिए सेंस ऑफ टेस्ट। सेंस ऑफ टेस्ट क्या है? एसोसिएट करता है नेम्स ऑफ सब्सटेंस विद द टेस्ट। कैसे कोई बिटर होता है, कोई स्वीट होता है, कोई सोर होता है, कोई हॉट होता है, कोल्ड होता है। तो ये सारा सेंस ऑफ टेस्ट है। ये विजुअली इम्पेयर्ड जो होते हैं इसमें काफ़ी स्किलफुल हो जाते हैं। नेक्स्ट है टेक्चुअल सेंस। टेक्चुअल सेंस मतलब जब आप कुछ छू कर, स्किन सेंस के साथ आप कुछ कर रहे हो तो टच करके, ऑफन इसे आप स्किन सेंस भी बोलते हो, दैट्स वाई इट इज़ इन ब्रैकेट। तो ये इन्वॉल्व करता है टचिंग मूवमेंट्स या फिर बॉडी पोजीशन किसी भी स्पेस में। नेक्स्ट और जो लास्ट है वो है काइनेस्थेटिक सेंस। तो इसमें क्या होता है, फीलिंग ऑफ द बॉडी आती है जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुली रिस्पॉन्ड करता है। तो व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू फॉर द एक्सटर्नल स्टिमुली, तो चाइल्ड कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन लेता है जैसे कि कोल्ड, हीट, ब्रीज, तो काइनेस्थेटिक सेंस के अंदर आ जाता है। फ्रेंड्स उसके बाद देखिए जो ये विजुअल इम्पेयर था, अब पर्सन की बात हो रही थी, अब है हियरिंग इम्पेयरमेंट। क्या होता है हियरिंग इम्पेयरमेंट? जब एक पार्शियल या टोटल इनएबिलिटी होती है टू हियर। ये डिसेबिलिटी है जो सब डिवाइडेड होती है इन 2 कैटेगरीज ऑफ डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट अगर हम देखें IDEA ने क्या डिफाइन किया है कि एक इम्पेयरमेंट है इन हियरिंग, वेदर परमानेंट भी हो सकती है और फ्लक्चुएटिंग भी हो सकती है, दैट एडवर्सली अफेक्ट करती है एक चाइल्ड की एजुकेशन परफॉर्मेंस को। अकॉर्डिंग टू द RPWD यानी राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है? पहली तो ये है डेफ। डेफ मीन्स पर्सन हैविंग 70 डेसिबल हियरिंग लॉस अपनी स्पीच फ्रीक्वेंसी में, दोनों कान में। जबकि सेकंड जो है वो हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब ये है कि पर्सन हैविंग 60 डेसिबल्स टू 70 डेसिबल्स हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रीक्वेंसी इन बोथ ईयर्स। तो अगर असेसमेंट देखा जाए तो इसमें 2 टाइप के होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल असेसमेंट। इनफॉर्मल का मतलब क्या है? जो फोकस करता है ऑब्जर्व करने में स्टूडेंट को फॉर साइन दैट माइट इंडिकेट अ हियरिंग लॉस, और टोटली ये बेस्ड होता है लिसनिंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज ऑब्जर्व बाय देयर पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, टीचर्स या फिर अन्य कोई भी। फॉर्मल असेसमेंट क्या होता है? इसमें हियरिंग सेंसिटिविटी ऑफ ईच ईयर इज मेजर्ड सेपरेटली एंड जो डिग्री ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है उसे जनरली क्लासिफाइड किया जाता है 6 कैटेगरी एज पर द गुडमैन, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है सिवियरिटी ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो देखिए ये कुछ रेंज हैं, तो यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको। नॉर्मल जो हियरिंग लॉस होता है वो 10 to 15 डेसिबल के उसमें जाता है। स्लाइट हियरिंग लॉस 16 to 25, माइल्ड 26 to 45, मॉडरेट 46 to 55, मॉडरेट में भी सीवियर हियर लॉस है वो 56 to 70, सीवियर हियरिंग लॉस 71 to 90 और प्रोफाउंड में 91 एंड मोर। फ्रेंड्स एक यहाँ पे देखिए DBHL था, डेसिबल हियरिंग लॉस। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये आप याद कर लीजिएगा, एक आधी टेबल आपके पास ऐसी होनी चाहिए जो आप अपने एग्जाम में कर पाओ। नेक्स्ट है टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। तो यहाँ पे काफ़ी टाइप दिए हुए हैं, 4 टाइप्स हैं बेसिकली, कंडक्टिव, सेंसरी, न्यूरल और मिक्स्ड, और 4th जो है वो है सेंट्रल, या फिर सेंट्रल एंड मिक्स, कैसे भी आप अरेंज कर सकते हो। तो देखते हैं थोड़ा बहुत। कंडक्टिव क्या होता है कि कंडक्टिव जब साउंड कैन नॉट रीच टू द, मतलब जो इनर हमारा ईयर होता है ना, वहाँ तक जब साउंड नहीं पहुँच पाती है फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, तो हम इसको बोलते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस, जिसमें रिजल्ट होता है एक ब्लॉकेज हो जाती है हमारे एक्सटर्नल ईयर कैनाल में। तो ये दिस रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ वन ऑफ द फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड, जिसे हम इंटेंसिटी बोलते हैं, लाउडनेस बोलते हैं, उसमें कमी आ जाती है। सो दी जो एनर्जी होती है वो इनर ईयर तक पहुंचने में काफ़ी कम हो जाती है या फिर लेस इंटेंस हो जाती है, जो उसकी ओरिजिनल जो स्टिमुलस होता है उसके हिसाब से। तो देयरफॉर मोर एनर्जी इज नीडेड फॉर इंडिविजुअल्स विद अ कंडक्टिव हियरिंग लॉस टू हियर साउंड। कोई भी साउंड सुनने के लिए काफ़ी उसको एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन बट वंस इट इज़ लाउड इनफ देन इट विल वर्क इन अ नॉर्मल वे। तो फ्रेंड्स हियरिंग एड्स
इनफ होते हैं फॉर करेक्टिंग दिस काइंड ऑफ हियरिंग लॉस। उसके बाद जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जो है वो रिजल्ट होता है फ्रॉम इनर ईयर और ऑडिटरी नर्व डिसफंक्शनिंग में। इसका जो रीज़न होता है हम कई बार ये नहीं पता लगा सकते कि किस वजह से है, वैसे ही ड्यू टू एजिंग, ट्रोमा या फिर कोई लाउड नॉइस एक्सपोजर होता है उसकी वजह से भी होता है। तो कंडक्टिव हियरिंग जो लॉस है, सेंसरी हियरिंग जो लॉस है, दोनों में ही जो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है काफ़ी लो हो जाती है। जो उसके बाद है हमारा मिक्स्ड हियरिंग लॉस। तो देखिए, या फिर आप सेंट्रल कह लीजिए, सेंट्रल हियरिंग लॉस, इसमें क्या होता है, हियरिंग सेंटर जो है वो सिग्नल्स जो करेक्टली रिसीव नहीं कर पाता, जिससे क्या होता है, ये किसी भी हेड इंजरी या फिर किसी डिसीज़ की वजह से हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये तब अकर होती है जब प्रॉब्लम होती है विद इन द ब्रेन, जो इंटरफेयर करती है विद द एबिलिटी टू इंटरप्रेट या फिर अंडरस्टैंड हमारी साउंड। तो इसका कोज ब्रेन ट्यूमर डैमेज हो या ब्रेन स्टेम स्ट्रक्चर को नहीं हो सकता, इसमें भी हम जो है साउंड को डिटेक्ट अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा वो है मिक्स्ड हियरिंग लॉस जो है वो भी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की तरह आप कह सकते हो। तो इसमें भी क्या होता है, ये इनर ईयर और ऑडिटरी नर्व के डिसऑर्डर होने से मतलब ये चीज़ होती है। तो फ्रेंड, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम देखें तो हियरिंग जो एड्स होते हैं उनमें सबका काम चल जाता है, अगर माइनर सा कुछ ऐसा है तो, बाकी ज़्यादा हो तो फिर वो डॉक्टर्स ही सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए उसके बाद क्या दिया हुआ है, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ और इंटरवेंशन जो चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं। तो फर्स्टली मिनिमाइज़ कर दीजिए बैकग्राउंड नॉइज़ को। अगर कुछ आप उनको पढ़ा रहे हो तो कुछ ऐसा हो कि बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा ना हो, प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो। विजुअल एड्स जो हैं आप इंक्लूड कर सकते हो अपनी टीचिंग में। मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो जो भी हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, एलईडी हैं, ताकि वो सुन पाए, अच्छे से देख पाएँ, कुछ ना कुछ तो वो समझेंगे ही। रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो सेशन की, और कई लोग ऐसे होते हैं जो माइनर सा आपकी लिप्स रीडिंग को पढ़ लेते हैं, तो ऐसे उनके सामने ऐसे बोलेंगे तो वो आपकी बातों को समझ भी पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, देखिए करेक्टरिस्टिक एक ऐसा चिल्ड्रन जो हियरिंग इम्पेयर्ड हो उसके क्या क्या होते हैं। सबसे पहले वो डिले करता है लैंग्वेज को डेवलप, कंसंट्रेशन उसका लिप्स पर होता है एज आई टोल्ड यू ऑफ द स्पीकर, टर्निंग ऑफ हिज और हर हेड्स टूवर्ड द स्पीकर टू लिसनिंग, मतलब लिसन, जो भी सुनना होता है वो उसकी तरफ मतलब मुड़कर देखने लग जाता है, ये एक सिम्टम है। कोई रिस्पॉन्स नहीं देता जब उसको कोई बैक से बुलाएगा, नो रिस्पॉन्स व्हेन कॉल्ड फ्रॉम द बैक। टर्निंग द वॉल्यूम हाई वाइल वॉचिंग टीवी या लिसनिंग टू रेडियोज़। फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स होती है ईयर एक की या फिर ईयर डिस्चार्ज की या फिर ईयर इन्फेक्शन की। तो ये कुछ इसकी थी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ और इंटरवेंशन। अब हम देखते हैं थर्ड, दैट इज़ स्पीच इम्पेयरमेंट। फ्रेंड्स, स्पीच इम्पेयरमेंट क्या होता है, मीन्स एक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, जैसे स्टटरिंग करना, या आप बोल सकते हो, कई देखे होंगे आपने, थोड़ा सा अजीब तरीके से बोलते हैं, इम्पेयर्ड आर्टिकुलेशन है, लैक ऑफ वाइब्रेशन या फिर वोकल कॉर्ड्स का मैचअप नहीं कर पाते हैं, लैंग्वेज इम्पेयर्ड हो जाते हैं, लैंग्वेज को सही से नहीं बोल पाते, वॉइस में कुछ इशू हो जाता है। तो काफ़ी टाइप का स्पीच इम्पेयर्ड में आता है जो एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है किसी भी चाइल्ड की एजुकेशनल परफॉर्मेंस को। IDEA यानी इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी जो एजुकेशन एक्ट है वो कहता है कि स्पीच और जो लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है ये कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, जैसे कि स्टटरिंग, इम्पेयर आर्टिकुलेशन, लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, वॉइस इम्पेयरमेंट, जो एडवर्सली अफेक्ट करते हैं चाइल्ड की एजुकेशन परफॉर्मेंस को। वही डेफिनेशन दोबारा आ गया आई थिंक। तो कुछ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स होते हैं फ्रेंड्स। इसका देखिए एक चार्ट बना हुआ है नीचे, आई थिंक ये कॉपी में से पिक ली गई है। स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर जो हैं दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट स्पीच डिसऑर्डर, सेकंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। देखिए स्पीच डिसऑर्डर को आगे तीन टाइप्स में बांटा हुआ है, आर्टिकुलेटरी, वॉइस और फ्लुएंसी। अगर बात करें आर्टिकुलेटरी की तो इसमें क्या होता है, इसके काफ़ी पॉइंट्स हैं, एडिशन, ओमिशन, सब्स्टिट्यूशन और डिस्टोर्शन। एडिशन में क्या होता है, कोई वर्ड में, जैसे मान लीजिए मैंने बोला रेड, एग्जाम्पल इज गिवन, तो रेड बोला तो रेड में वो कुछ साउंड में कुछ अक्षर ऐड कर देंगे, जैसे रेड होता है RED, वो बोल देंगे REHDEE, इस टाइप से। ओमिशन होता है कुछ छोड़ देते हैं, इफ़ यू आर सेइंग स्कूल तो दे विल कैच कूल ओनली। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, वो सब्स्टिट्यूट उसका मतलब कोई ढूंढ लेते हैं, जैसे अगर आपने बोला दिस तो वो लिखेंगे डिस। डिस्टॉर्शन में क्या करते हैं, वो इनकरेक्ट साउंड मतलब समझ लेते हैं, उसको इनकरेक्टली पढ़ते हैं।
जो नेक्स्ट है वॉइस, वॉइस में दो हैं, फोनेटिक और रेजोनेंस। वॉइस में देखिए क्या होता है, क्वालिटी ऑफ पिच की मतलब बात की जाती है, लाउडनेस होता है, लाउडनेस और ड्यूरेशन है, ये सब इसमें आ जाता है। फोनेटिक में एक हस्की सी साउंड क्रिएट करने लग जाते हैं, स्ट्रेंड सी साउंड, अजीब सी आवाज़ कुछ आने लग जाती है, फटी फटी बैठी बैठी सी। रेजोनेंस में काफ़ी सारी साउंड्स क्रिएट होने लग जाती है। जो थर्ड है वो है फ्लुएंसी, जिसमें साउंड, सिलेबल और वर्ड की बात की गई है। इसके भी 3 टाइप है, स्टटरिंग, क्लटरिंग एंड बोथ। स्टटरिंग में क्या होता है, रैपिड रेपिटिशन होती है वोवल या कॉन्सोनेंट की, और जबकि क्लटरिंग में रैपिड स्पीच होती है विद एक्स्ट्रा साउंड या फिर मिस प्रोनाउंस्ड। और दोनों में ये दोनों फीचर्स हो जाते हैं बोथ में, जहाँ पे स्टटरिंग एंड क्लटरिंग दोनों होती है। जो नेक्स्ट है लैंग्वेज डिसऑर्डर, देखिए उसमें 2 चीज़ों की बात होती है, एक एक्सप्रेसिव और दूसरा रिसेप्टिव। एक्सप्रेसिव में क्या होता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, और जो मतलब रिसेप्टिव होता है उसमें जो गेन हो रहा है इन्फॉर्मेशन का वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये कुछ इसके पॉइंट थे। तो आप आर्टिकुलेशन में देखिए रेफ़र कर सकते हो करेक्ट प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड ऑफ लैंग्वेज के लिए। डिस्टॉर्शन में भी आप उसकी हेल्प कर सकते हो ताकि वो साउंड को करेक्टली पढ़ पाए। उसके बाद जो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, स्टटरिंग है, ये है, इसमें मैंने आपको बता ही दिया। फ्लुएंसी में फ्रेंड्स मैंने बात की थी कि साउंड्स, लेबल्स, इन सब पे ध्यान दिया जाता है, वर्ड्स को रिपीट किया जाता है, प्रोलॉन्ग्ड वे में पढ़ता है, अवॉइड की जाती है कुछ चीज़ों को। हो सकता है कोई जो साइलेंट वर्ड्स होते हैं उनको भी वो ढंग से नहीं कैच कर पाते हैं। और वॉइस में मैंने आपको बता ही दिया है कि क्वालिटी, पिच, लाउडनेस, रेजोनेंस, ड्यूरेशन, ये सब इसमें होता है। तो और लैंग्वेज में अगर आ जाए तो आप ये लिख सकते हो कि जहाँ पे चाइल्ड को प्रॉब्लम होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने में, अपनी नीड्स को, आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को, अंडरस्टैंडिंग को, ये सब बताने में डेफिशिएंसी होती है। रिसेप्टिव में भी एज आई टोल्ड यू कि गेन करने में इंफॉर्मेशन दिक्कत होती है, अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेशन मतलब प्रॉपरली नहीं हो पाता है, डेफिशिएंसी होती है प्रोसेसिंग में और स्किल्स को ऑर्गेनाइज करने में। तो ये उसी का कुछ पॉइंट था, बस मैंने मेन लिखे थे। अब जो नेक्स्ट है वो है लेवल ऑफ लैंग्वेज। फ्रेंड्स लेवल ऑफ लैंग्वेज क्या होते हैं, फोनेटिक, मोफोलॉजी, सिंटेक्स, सेमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स। तो फर्स्टली हम बात करते हैं फोनेटिक्स की। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक लेवल ऑफ साउंड है। फोनोलॉजी जो है कंसर्न होता है विद क्लासीफाइंग द साउंड ऑफ लैंग्वेज एंड विद सेइंग हाउ द सबसेट यूज्ड इन लैंग्वेज, और उसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है। फॉर इंस्टेंस की डिस्टिंक्शन क्या आ रही हैं, एक मीनिंग जो भी किसी भी साउंड पर बनता है, कैसे अलग अलग मीनिंग्स बनते हैं, तो ये फोनेटिक्स पे रिलेटेड होता है। नेक्स्ट जो है मोफोलॉजी। मोफोलॉजी क्या है, लेवल ऑफ वर्ड्स होता है। फर्स्टली लेवल ऑफ साउंड था, आप फोनेटिक्स में साउंड कर सकते हो। ये जो है लेवल ऑफ वर्ड्स है, मोफोलॉजी वर्ड्स एंड एंडिंग्स है। ये रेफर करता है एनालिसिस ऑफ मिनिमल फॉर्म्स इन लैंग्वेज। तो एक तरह से इधर या फिर ग्रामेटिकल होता है या फिर एक लेक्सिकल फंक्शन होता है। लेक्सिकोलॉजी क्या होती है, फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो ये डेरिवेशनल जो मोफोलॉजी होती है उससे मतलब निकला है, जहाँ पे वर्ड्स को और वकैब को लेकर चला जाता है किसी भी लैंग्वेज के। नेक्स्ट जो है सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है, लेवल ऑफ सेंटेंस है। पहला लेवल ऑफ साउंड था, दूसरा वर्ड्स है, थर्ड जो है सिंटेक्स दैट इज रिलेटेड टू लेवल ऑफ सेंटेंस। ये कंसर्न्ड होता है विद द मीनिंग्स ऑफ वर्ड इन कॉम्बिनेशन विद ईच अदर, ताकि हम एक फ्रेज या फिर सेंटेंस जो है क्रिएट कर पाएँ। नेक्स्ट है सिमेंटिक। देखिए सिमेंटिक क्या होता है, एरिया ऑफ मीनिंग है। अभी जो फोर्थ है वो मीनिंग से रिलेटेड है, और अगर फिफ्थ की बात करें तो वो पहले ही बता देते हैं वो लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसमें पता नहीं समझ नहीं आ रहा होगा बट इट्स ओके। सिमेंटिक्स क्या है, एरिया ऑफ मीनिंग है। तो सिमेंटिक में हम एरिया ऑफ मॉर्फोलॉजी और सिंटेक्स दोनों को ही कवर करते हैं, जबकि प्रैग्मेटिक जो है वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में जो रिलाई करती है स्ट्रांगली फॉर इट्स एनालिसिस एक्ट, जो कंसर्न होते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब कैसे किया आपने किसी भी लैंग्वेज की। तो ये लेवल थे लैंग्वेज के। अब करेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन है। तो क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी वोकल से रिलेटेड प्रॉब्लम जिनको होती है, इम्प्रॉपर यूज़ करते हैं वर्ड्स का, उनके मीनिंग्स का, इनएबिलिटी होती है, वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ग्रामेटिकल पैटर्न्स जो इनअप्रोप्रिएट होता है, वोकैब रिड्यूस्ड हो जाती है, इनएबिलिटी टू होती है टू फॉलो डायरेक्शंस, उनको आप कोई भी डायरेक्शन दे दीजिए उनको मतलब उसमें प्रॉब्लम्स ही होने लग जाती हैं। टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या अपनाओगे आप इन बच्चों के लिए,
तो हम प्रोग्रेस करेंगे कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पे। पहले जो रियल हैं चीज़ें वो दिखाएंगे, रियल ऑब्जेक्ट्स। हम प्रॉम्प्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, क्यू का यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी इमेजिनेशन पर नहीं चलेंगे। तो टीचिंग लर्निंग में हम कुछ ऐसे ऐसे क्लूज़ जो ईजिली मतलब किसी भी लर्निंग को ईजी बना पाएँ। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हम अपना जो स्पीच रेट है हमारा उसको स्लो कर सकते हैं, ताकि जो प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से मतलब ग्रैब किया जाए। गेस्चर्स का अच्छे से यूज़ हो, पिक्चर का यूज़ कर सकते हैं ताकि रीइंफोर्स किया जाए किसी भी बच्चे को, उसकी वोकैब अच्छी हो जाए। एज अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन हम बच्चे को देंगे ताकि उनकी हेल्प हो कि हम इन्वॉल्व कर पाएँ स्टूडेंट्स को अपनी जो भी हम स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं और जो उनके लिए बेस्ट वर्क करे। रेडियो, टेलीविज़न, ब्रॉडकास्ट, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। पपेट्री शो, टेलीफोनिंग और रोल प्लेइंग, उनको जितना आप लिसनिंग अच्छी कराओगे उतनी उनकी स्पीकिंग जो है बेटर हो जाएगी और उनकी एक ओरल लैंग्वेज एक्टिविटी है वो डेवलप हो जाएगी। कॉपरेट लर्निंग मॉडल से आप कराएं, बच्चा देखकर भी बहुत कुछ सीखता है, अपना स्किल जो है एनहांस करेगा कॉपरेटिव लर्निंग मॉडल से। अवॉइड करिए ऐसे रोल दैट मिसअंडरस्टैंडिंग कैन हैव सोशल प्रॉब्लम्स। तो कुछ ऐसे रोल्स अवॉइड करने चाहिए जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो और कोई भी सोशल जो प्रॉब्लम है वो एक स्टूडेंट को ना हो। तो फ्रेंड्स ये तीनों इम्प्रूवमेंट थी जो आज हमने देखी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।